कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। 1 या 2 दिन के बाद क्रैश कोर्स पुनः शुरू हम लोग कर देंगे। सबसे पहले मैंने आपसे कहा है कि ये जो इकोनॉमी सर्वे होता है बच्चों, ये सिर्फ ये नहीं कि एक साल या 1-2 साल के पिछले का होता है। इसमें ना कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो पीछे से लिंक की गई होती हैं, और जब चीज़ें लिंक की होती हैं तो उससे क्या होता है कि प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। आप किसी भी एग्जाम को पकड़ लीजिए, ठीक है। और इकोनॉमी सर्वे अगर पूरा कराने की जिम्मेदारी लिए तो वो करानी ही पड़ेगी, भले ही उसके लिए 2-3 क्लासेज और क्यों ना लग जाए। तो इतना तो कंफर्म मान के चलिए कि आने वाले मंडे या फिर हो सकता है कि परसों संडे से कहीं ना कहीं आपको क्रैश कोर्स की क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जो एरोमा था बच्चों, एरोमा वैली बन रही थी, हरिद्वार में क्या डेवलप किया जा रहा है, यूएस नगर में क्या है, अल्मोड़ा में क्या है, चंपावत में क्या है, चमोली में क्या है, नैनीताल में क्या है, साथ साथ ही पिथौरागढ़ में क्या है, ये सब चीज़ें बताई थी। इसके अलावा मैंने तिमूर के बारे में बताया था आपको, ठीक है। तो हाउस ऑफ हिमालय के तहत उत्तराखंड तिमूर दी उत्तराखंड नाम से एक प्रोडक्ट बेचा जा रहा है जो कि क्या है, परफ्यूम है, तिमूर दी उत्तराखंड। ये मैंने आपको लिखाया था, आपने नोट भी किया होगा, और आई होप कि वो आपकी चीजें समझ भी आएंगी, ठीक है। आप धीरे धीरे इसी तरीके से बढ़ेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक। अब देखना बच्चे, इससे आगे को बढ़ते हैं। एरोमा पार्क की स्थापना कहाँ पे की गई है, आप सभी लोग जानते हैं, काशीपुर में की गई, ठीक है। वो मैं नहीं लिखूंगा। अब देखना बच्चों, कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पे उत्तराखंड सरकार के चल रहे हैं, जैसे कुछ योजनाएं चल रही हैं। आप लिखो नमामि गंगे क्लीन अभियान, नमामि गंगे क्लीन अभियान लिखना, ठीक है। नमामि गंगे क्लीन अभियान, क्लीन अभियान, नमामि गंगे क्लीन अभियान। जो ये नमामि गंगे क्लीन अभियान है बच्चों, ये बेसिकली जो शुरू किया गया था, ये 2017-18 में उत्तराखंड के लिए पढ़ा रहा हूँ। नमामि गंगे अभियान कब से शुरुआत ही नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, ये उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में 2017-18 से यहाँ पे पहले चरण में क्या किया गया था बच्चों, कुछ जनपद ऐसे थे, 5 जनपद जिसमें प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, और इसमें 5 जनपद थे, चमोली, पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी और रुद्रप्रयाग। यानी इसका जो प्रथम चरण था उत्तराखंड में, प्रथम चरण, इसमें 5 जनपद कवर किए गए थे। कितने? 5 जनपद। और ये 5 जनपद जो थे वो कौन कौन से थे? जो पहाड़ी जनपद हैं, यानी हिमालय तो पूरा स्टेट ही है, पहाड़ के जो जनपद हैं, लाइक जैसे चमोली से है, उसके बाद रुद्रप्रयाग है, देन उसके बाद पौड़ी है, टिहरी है, और उसके अलावा उत्तरकाशी, ठीक है। तो इन नदियों की, ये प्रोजेक्ट है क्या पहले समझना है। एक तो पूरी गंगा क्लीनिंग के लिए है, इसके अलावा जैसे कहाँ कहाँ शुरू हुआ था, ये चमोली पहले चरण में, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, इसके अलावा टिहरी और उत्तरकाशी, इन 5 जनपदों में शुरू किया गया था। ये क्या था, इन नदी घाटियों के आसपास के जो इलाके थे बच्चों, वहां कृषिगत गतिविधियों को बढ़ावा देने से संबंधित इसमें काम भी ये भी किए गए थे, ठीक है। अब वो हमने नहीं देखना है। इसी प्रोजेक्ट का बच्चों दूसरा चरण जो हुआ था, हरिद्वार और दून इसमें शामिल किए गए 2020-21 से, यानी नमामि गंगे क्लीन अभियान में 2020-21 से हरिद्वार और देहरादून भी इसमें क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया, हरिद्वार प्लस देहरादून, ठीक है। यानी हरिद्वार और देहरादून में भी 2020-21 से चीजें चलने लगी। और ये बेसिकली यहाँ पे क्या बताया जा रहा है बच्चों, इन घाटियों में उत्पादित जो जैविक उत्पाद होते हैं उनका विपणन नमामि गंगे ब्रांड से भी किया जा रहा है। यानी इन घाटियों में बच्चों, जो ये नदी घाटियां हैं, यानी जो ये जिले हैं जहां जहां गंगा नदी बहती है, इन नदी घाटियों में जैविक उत्पादन को बढ़ावा देना भी यहाँ पे सरकार का एक क्या था, लक्ष्य था। और जैविक उत्पादन, जो जैविक प्रोडक्ट बन रहे थे, उनको जिस ब्रांड नाम से बेचा जा रहा है उनका नाम था नमामि गंगे ब्रांड, ठीक है। लिखो, इन नदी घाटियों में, पूरा लिखना है, इन नदी घाटियों के जैविक उत्पाद का विपणन, जैविक उत्पाद का विपणन, इन नदी घाटियों के जैविक उत्पाद का विपणन, यानी सरकार जो बेचती है, ठीक है, विपणन नमामि गंगा ब्रांड से किया जा रहा है, नमामि गंगे ब्रांड से किया जा रहा है, ठीक है। यानी अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, अगर आपको नमामि गंगे ब्रांड दिखेगा, समझ जाना कि जो ये नदियां हैं, ये नदी है, इस नदी घाटी के आसपास के जो इलाके हैं, वहां पे जो जैविक उत्पाद हो रहा है उसका विपणन किस ब्रांड से किया जा रहा है, नमामि गंगे ब्रांड से किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे आपको कि सर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछने की संभावना ये है बच्चों, अगर पूछता है नमामि गंगे प्रोजेक्ट या नमामि गंगे क्लीन अभियान के तहत मतलब ये जो जनपद हैं, इन जनपदों की नदी घाटियों में जो जैविक प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, इसको किस ब्रांड के तहत बेचा जा रहा है, तो नमामि गंगे ब्रांड होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस तरीके का अगर क्वेश्चन पूछता है तो। इसके अलावा बच्चों, राज्य में मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना भी संचालित की जा रही है। अगला लिखो, मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना, मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना,
राज्य कृषि विकास योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना जो थी बच्चों, वो वित्त वर्ष 2020-21 में घोषित की गई थी। ठीक है, और ये याद रखना, ये जो कृषि विकास योजना है ये 100% 100% राज्य द्वारा वित्त पोषित है, यानी राज्य सरकार ही इसमें 100% फाइनेंस करेगी, राज्य वित्त पोषित। ठीक है, यानी राज्य सरकार ही इसका क्या करेगी, वित्त पोषण करेगी, यानी राज्य सरकार का 100% वित्त पोषित ये स्कीम है। अब जैसे नॉर्मली है, कई बच्चे हाँ लिख दिया, चल दिया, पढ़ दिया, रटते रहेंगे सीएम राज्य कृषि विकास योजना, सीएम राज्य कृषि विकास योजना। तो एग्जामिनर अगर मेरा जैसा होगा, हालांकि मैंने आपसे बार बार कहा है मेरा जैसा नहीं होगा, मुझसे बेहतर होगा, वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना वर्ष 2020-21 के वित्त वर्ष में शुरू की गई थी। स्टेटमेंट टू, इस योजना के अंतर्गत 60% केंद्र सरकार जबकि 40% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषण किया जाता है। कौन से कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वहां आत्मा परमात्मा के पास चले जाए, इससे पहले कि आपको इसको यहीं पे समझना पड़ेगा कि इसमें 100% फाइनेंस कौन करता है, राज्य सरकार करती है। तो ये पॉइंट आपका स्टार लगने वाला हो जाता है। तो कभी कभी इस तरीके की बेसिक चीजें भी हमारे एग्जाम में देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों राज्य सरकार स्टेट मिलेट मिशन भी शुरू बढ़ा रही है। ठीक है, उत्तराखंड स्टेट मिलेट मिशन, मिलेट मिशन मतलब मोटा अनाज। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा क्या किया गया बच्चों, वर्ष 2023-24 में मिलेट मिशन के लिए प्रोजेक्ट लाया गया और 2027-28 तक इसको टारगेट किया गया। और इसमें जो मडुआ और सांवा है वो क्या है बच्चों, लक्षित मिलेट फसल, यानी ये जो मिशन है 2023-24 के वित्त वर्ष से शुरू होके सीधे जा रहा है 2027-28 के वित्त वर्ष तक। और इस मिलेट मिशन, मिलेट मतलब मोटा अनाज, ठीक है, इस मिलेट मिशन के अंदर जो लक्षित, पूरा लिख लो, लक्षित मिलेट फसल कौन कौन सी है, एक मंडवा है और एक सांवा है। ये दो फसल है बच्चों, इसमें विशेष फोकस राज्य सरकार का है, मंडवा और सांवा। तो मिलेट मिशन जो प्रोजेक्ट है बच्चों, इसमें क्या है, मंडवा और सांवा है। ठीक है, मंडवा लिख दो इसको, मंडवा हो गया, मंडवा कर दो इसको, मंडवा और सांवा। अब याद रखना, जैसे नॉर्मली मैंने फिर से आपसे कह दिया, इस प्रोजेक्ट में आप याद रखना, जैसे ही मंडवा और सांवा है, कई बार आप सोचते हो कि जैसे सरकार क्या करती है बच्चों, न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है, आपने सुना होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लगभग 21-22 फसल में भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, किसानों को पहले ही गारंटी दे दी जाएगी, भाई तू इसका उत्पादन कर, ये खेती कर, तेरा सामान नहीं भी बिका, अगर तेरा जो प्रोजेक्ट ये अपना उत्पाद है या जो फसल है तुम्हारी अगर नहीं भी बिकेगी, तो भारत सरकार क्या करेगी, एटलीस्ट इतने रुपए में आपका ये सामान खरीद लेगी। तो किसानों को क्या रहता है बच्चों, दिमाग में एक चीज रहती है, यार कुछ नहीं, हम इसका प्रोडक्शन करते हैं, नहीं भी बिका तो एटलीस्ट हमारे पास एक सिक्योरिटी है जो भारत सरकार ने दे रखी है कि यार भारत सरकार उसको खरीद लेगी। तो वो एमएसपी के तहत ही खरीदती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो एमएसपी जैसे खरीदती है, इसी तरीके से राज्य सरकार क्या कर रही है बच्चों, मंडवा और सांवा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन इसने योजना शुरू की है। ठीक है, अब याद रखना, जो मिलेट मिशन योजना है बच्चों, इसमें अगर बाई चांस मंडवा नहीं बिका तो, सांवा नहीं बिका तो, उत्पादन तो कर दिया, किसान ने लगा रहा और पता लगा बिका ही नहीं, फिर क्या होगा। आप लोग जानते हैं आज के टाइम पे ये जो मिलेट है बच्चों, ये बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ है, यानी बहुत हमारे मतलब, क्योंकि परंपरागत अनाज है। लेकिन आजकल टाइम कहाँ चला गया, ये आजकल किसी को सुनाना नहीं, मैं ही क्यों ना हूँ, ठीक है, आप क्यों ना हो, मैं क्यों ना हूँ, खा क्या रहे हैं हम, हमारे खाने में क्या है, आप लोग खुद ही देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है बच्चों, मिलेट मिशन योजना को। तो मंडवा और सांवा जो है, इसका राज्य सरकार इसको लक्षित करते हुए चल रही है। और ध्यान रखना बच्चों, जो मिलेट फसल है इसका अंतःग्रहण जो एमएसपी पे करेगा वो सहकारी विभाग करेगा, कोऑपरेटिव। यहीं पे आपको एग्जामिनर फेल करने वाला है। ठीक है, तो लिखो, इस फसल का अंतःग्रहण, यानी इसको खरीदेगा कौन, अंतःग्रहण एमएसपी पर सहकारी विभाग करेगा। ठीक है, कोऑपरेटिव सहकारी विभाग, याद रखना, द्वारा किया जाएगा। अब क्वेश्चन देखो, मैंने फिर आपसे कह दिया, अगर मेरा जैसा एग्जामिनर होगा, हालांकि नहीं होगा, वो मुझसे बेहतर ही होगा, अगर वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, उत्तराखंड राज्य द्वारा मिलेट मिशन योजना वर्ष 2023-24 में शुरू करके 2027-28 तक चलाई गई है। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, इस योजना के अंतर्गत मंडवा व सांवा को विशेष रूप से लक्षित किया गया है। 2। स्टेटमेंट 3, इस योजना के अंतर्गत मंडवा व सांवा का एमएसपी पर यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी कृषि विभाग द्वारा की जाएगी। कौन से कथन सही, कौन से गलत है,
वहीं पर आत्मा परमात्मा के पास। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना, ये कई लोग इसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लगा देंगे, जबकि एग्रीकल्चर न होके सहकारी विभाग इसको क्या करेगा बच्चों, एमएसपी पर खरीदना शुरू करेगा, अंतःग्रहण उसका सहकारी विभाग द्वारा करेगा। ठीक है, चीनी मिल अगर अभी कभी पूछता है आपसे, तो उत्तराखंड की जो चीनी मिल है बच्चों वो 8 है। यहाँ पे चीनी की जो मिल है वो कितनी है, 8 है। इन चीनी मिलों में 2 तो बच्चों क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र की हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की यानी सरकारी हैं। 2 क्या है बच्चों इसमें, सहकारी क्षेत्र के, कोऑपरेटिव। और 4 क्या है इसमें, निजी हैं, ध्यान रखना। ठीक है, प्राइवेट। यानी उत्तराखंड में कितनी चीनी मिलें कार्यरत है अगर पूछता है, 8 हैं टोटल, जिसपे कि 2 सार्वजनिक हैं सरकारी, 2 सहकारी हैं बच्चों कोऑपरेटिव। ये सहकारी अलग होता है, सरकारी अलग होता है। ठीक है, ध्यान रखना। और तीसरा है 4 बच्चों निजी क्षेत्र की इसमें चीनी मिलें हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, अगला देखो, गन्ना विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर है। गन्ना विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, गन्ना विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, गन्ना विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ है बच्चों, काशीपुर में। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, कई बार हम नहीं कर पाते इसको। तो गन्ना विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर पूछेगा, तो काशीपुर में। देखना, गन्ना विकास संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र भी बोला जा सकता है, इसको ध्यान रखना। ठीक, अब देखना बच्चों, यहाँ पर राज्य में क्या होता है, कुछ एक मतलब जैसे औद्यानिक फसल होती हैं, कुछ अपने आप पे जो मसाले होते हैं या अपने आप में सब्जियां होती हैं, उसके संबंध में अगर कभी क्वेश्चन पूछता है तो वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो आप लोग नोट करिएगा, इसमें लिखो सर्वाधिक फल उत्पादन किस जिले में होता है। ठीक है, लिखो यहाँ पे, लिख दो सबसे पहले, ऐसे लिख दो आप, आपकी खाली पूरा कहाँ इतना मतलब वो नोट करते रहोगे। ठीक है, सर्वाधिक लिख दिया ना मैंने, सबसे पहले लिखो आप फल। ठीक है, फल के बाद सेकंड नंबर पे आप क्या लिखोगे बच्चों, इसमें मसाला, क्या लिखोगे, मसाला लिखोगे। ठीक है, फल के बाद क्या लिखोगे, मसाला। और तीसरे नंबर पे आप क्या लिखोगे, सब्जी प्लस आलू। ठीक है, क्या क्या लिखा आपने, फल लिखा, उसके बाद मसाला लिखा, उसके बाद क्या लिखा आपने, सब्जी लिखा बच्चों, आलू लिखा, और पुष्प यानी फूल, पुष्प यानी फ्लावर। ठीक है, ये सर्वाधिक कहाँ होते हैं, इसका कहने का मतलब ये है, इन तीनों भाई साहब का तो आंसर है यूएस नगर। पहले एक बार पुष्प में हरिद्वार था। ठीक है, इस बार की आर्थिक सर्वे मैंने देखा यूएस नगर। तो सर्वाधिक सब्जी, आलू और पुष्प का उत्पादन किस जनपद में होता है, यूएस नगर में। जबकि सर्वाधिक फलों का होता है बच्चों नैनीताल में। पूरा गढ़ ही है नैनीताल एक हिसाब से देखा जाए तो, भवाली, भीमताल, रामगढ़, मुक्तेश्वर, यहाँ सारा फल ही फल है। ठीक है, जो स्पेशली शीतोष्ण फल जो होते हैं बच्चों, जैसे समशीतोष्ण वाले जो होते हैं, जैसे आड़ू, खुमानी, नाशपाती, सेब, और ये सब चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा होती हैं इस जनपद में। ठीक है, तो नैनीताल में सबसे ज़्यादा फल होता है, जबकि मसालों का उत्पादन हल्दी, अदरक, ये सब किस्म होती हैं टिहरी में। अब ये चीजें देखो, ये क्या होती है ना, ये कभी कभी अचानक पेपर में दिखती हैं, आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन जिस साल आ गई तो उसमें ऐसा ना हो कि आपकी हालत खराब होगी इनको सही करने में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि सर्वाधिक फलों का उत्पादन, सर्वाधिक मसाला उत्पादन, सब्जी, आलू और पुष्प का उत्पादन किस जनपद में होता है, ये सब चीजें आपको एग्जैक्टली याद रखनी होगी। अब एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है बच्चों, ये तो सर्वाधिक इनका उत्पादन होता है। ठीक है, लेकिन अगर ये सर्वाधिक खेती किस जनपद में की जाती है, यानी एक तो क्या होता है ना, हम ज्यादा एरिया में इसको बोते हैं, प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाता, एक होता है कम एरिया में बोने के बाद भी ज्यादा प्रोडक्शन। ठीक है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल यानी फल सर्वाधिक किस जनपद में लगाए जाते हैं, फल वगैरह, मसाले सर्वाधिक किस एरिया में बोए मतलब वो किए जाते हैं, सब्जी, आलू, पुष्प सर्वाधिक किस एरिया में इसको क्या किया जाता है बच्चों, इसके प्रोडक्शन के लिए कवर किया जाता है। तो ये क्षेत्रफल के आधार पर देखोगे बच्चों, क्षेत्रफल में फल भी सबसे ज्यादा, फलों के उत्पादन या जो होता है वो क्षेत्रफल में भी नैनीताल है, जबकि जो अपने आप में सब्जी है और इसके अलावा जो आलू है, ये सबसे ज्यादा बच्चों कहाँ पे होता है, क्षेत्रफल के आधार पे उत्तरकाशी में। देखो ये जो है सब्जी और आलू है, यहाँ पे ऐसे लिखना है, क्षेत्रफल इसका सर्वाधिक उत्तरकाशी में है। आप समझ रहे हो ना, मैं कहने का मतलब क्या हो रहा है। देखो जैसे मैं कह रहा हूँ कि सब जैसे उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, यूएस नगर में। इसका मतलब है जैसे अगर हमने सिर्फ जैसे अगर हमारा 100 केजी का उत्पादन हो रहा है, किसका, आलू का हो रहा है, उत्तरकाशी में हो सकता है 70 केजी, तो उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, यूएस नगर। लेकिन ये क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट क्या है,
जो उत्तरकाशी है अगर उसमें 1000 स्क्वायर किलोमीटर में अगर 70 केजी हो रहा तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 700 स्क्वायर किलोमीटर में ही 70 केजी हो रहा। यानी सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है बच्चों, ये अपने आप में उधमसिंह नगर में, लेकिन क्षेत्रफल इसका सबसे ज्यादा कहाँ कवर होता है, उत्तरकाशी में होता है, सब्जी और आलू का। जबकि पुष्प का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल होता है बच्चों हरिद्वार में। ठीक है, क्षेत्रफल जो है पुष्प सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कहाँ किया जाता है, इसका खेती ये की जाती है क्षेत्रफल में हरिद्वार में। उत्पादन नहीं पूछा मैंने, ठीक है, इस वाले में। और जबकि फल का बच्चों सर्वाधिक क्या है, क्षेत्रफल भी नैनीताल है। क्षेत्रफल और ये सब क्या है, नैनीताल है। ठीक है, जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा ध्यान रखना, ये क्षेत्रफल भी क्या है, नैनीताल है। जबकि मसाला जो है बच्चों ये सर्वाधिक देहरादून जनपद में क्षेत्रफल के आधार पर इसका प्रोडक्शन उत्पादन किया जाता है। ठीक है, मतलब सर्वाधिक क्षेत्र में ये क्या है, देहरादून। समझ गए आप? आपको क्या करना है, देखो फल तो फिर भी नैनीताल है, दोनों में प्रोडक्शन में भी क्षेत्रफल सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में नैनीताल में ही फलों का क्या की जाती है, खेती की जाती है। ठीक है, जबकि पुष्प है सर्वाधिक उत्पादन हरिद्वार उधमसिंह नगर में, लेकिन क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कवर वो कौन कर रहा है, हरिद्वार है। मसाले सबसे ज्यादा उत्पादन टिहरी में है, लेकिन कवर क्षेत्रफल कौन कर रहा है, देहरादून है। इसके अलावा अपने आप में दो और है बच्चों, वो कौन कौन से, एक सब्जी और आलू। उत्पादन तो हो रहा है कहाँ, उधमसिंह नगर में, लेकिन सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कहाँ इस खेती का, अपने आप में उत्तरकाशी में है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखना बच्चों इनके क्लस्टर बने होते हैं। क्लस्टर मतलब एक गलियारे टाइप के, एक पूरा क्षेत्र जिसको बोलते हैं। ठीक है, सरकार थोड़ा सा इसमें सहायता करती है। क्लस्टर सुने होंगे आपने, तो फलों के सर्वाधिक क्लस्टर कहाँ हैं, इसके अलावा सब्जियों के कहाँ हैं, इतना डीप आपको जाने की जरूरत है नहीं। फिर भी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको नोट में लिख लेना है। ठीक है, वैसे आएगा नहीं है, मैं जानता हूँ इसको नहीं पूछेगा क्वेश्चन इस टाइप का, लेकिन कभी कभी किस्मत इतनी खराब होती है जो सोचते हैं कि नहीं आएगा वही पेपर में दिखता है। ठीक है, लिखो सर्वाधिक फल क्लस्टर, सर्वाधिक सब्जी क्लस्टर, ये दोनों ही कहाँ हैं बच्चों, उत्तरकाशी में। ठीक है, लिखो सर्वाधिक फल प्लस सब्जी के क्लस्टर्स। क्लस्टर क्या होता है, नेट में पढ़ लेना। ठीक है, उत्तरकाशी में कहाँ है, उत्तरकाशी में सर्वाधिक फलों और सब्जियों के क्लस्टर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सर्वाधिक मसाला जो क्लस्टर हैं वो चंपावत में है, और पुष्प क्लस्टर है उधमसिंह नगर में। ठीक है, लिखो सर्वाधिक मसाला क्लस्टर ये कहाँ है, चंपावत में। जबकि सर्वाधिक अपने आप में, ठीक है, मसाला क्लस्टर पूछता है चंपावत में, सब्जी और फल क्लस्टर पूछता है उत्तरकाशी में, और पुष्प क्लस्टर पूछता है बच्चों फूलों का तो यूएस नगर में। ठीक है, यूएस नगर, आप आधा इंग्लिश आधा हिंदी मत कहना। ठीक, यूएस नगर में। ठीक, ये ध्यान रखना, क्या पता कभी पूछ दे वाली बात है, कोई भरोसा नहीं रहता ना कब क्या पूछ दे। सर्वाधिक मसाले क्लस्टर किस जनपद में, सर्वाधिक पुष्प क्लस्टर इस टाइप का याद रखना। अब देखना बच्चों यहाँ पे जो फल उत्पादन होता है, क्या आप ये बता सकते हैं समशीतोष्ण फल कौन से होते हैं और शीतोष्ण फल कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये लिख लो एक बार, क्या आपका इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दे, लिखो शीतोष्ण व समशीतोष्ण जलवायु के फल। मतलब आपको ये पता होना चाहिए उत्तराखंड में शीतोष्ण और समशीतोष्ण जलवायु के कौन से फल हैं। ठीक है, शीतोष्ण और समशीतोष्ण जलवायु के फल। ठीक है, अब देखना शीतोष्ण मतलब शीत और उष्ण, समशीतोष्ण, शीतोष्ण मतलब एक प्रकार का शीत और उष्ण। ठीक है, तो ये जो मिक्स होता है टेम्परेचर, यहाँ पे कम टेम्परेचर पाया जाता है बच्चों, यानी जो हिमालयन उच्च हिमालयी क्षेत्र वहाँ शीतोष्ण फल पाए जाते हैं। इसमें बेसिकली जो शीतोष्ण है बच्चों, सेब, आड़ू, नाशपाती, अखरोट और प्लम और खुबानी टाइप के फल आते हैं। ठीक है, तो लिखो सेब, आड़ू, नाशपाती ये सब इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, सेब, आड़ू, नाशपाती। ठीक है, और इसके अलावा क्या लिखो, पुलम भी लिख लो, कई बार आप सब पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। अखरोट, प्लम और खुबानी लिख लो, अखरोट, प्लम और खुबानी ये क्या है बच्चों, शीतोष्ण फल के एग्जाम्पल हैं। जबकि समशीतोष्ण क्या होगा बच्चों, जो गर्म इलाकों में। ठीक है, आम, लीची, अमरूद, आंवला, अनार, नींबू लिखो, आम सब गर्म इलाके के, लीची, आंवला, नींबू। ठीक है, अनार वगैरह भी कई जगह समशीतोष्ण में होता है, अनार भी ऐसे ठंडे इलाकों में भी होता है। ठीक है, इसके अलावा अमरूद लिखो एक बच्चा, और क्या लिखोगे, ये आदि कर देना, अमरूद भी कर दो, ये सब गर्म इलाके के फल हैं। ठीक है,
तो अगर कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा एक उस राज्य में शीतोष्ण फल का एग्जाम्पल है, कौन सा एक समशीतोष्ण जलवायु फल का एग्जाम्पल है, तो आपका दोनों तरीके से क्वेश्चन बन जाना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों यहाँ पे प्रमुख सब्जियां, यानी अगर आप यहाँ की प्रमुख सब्जियां देखेंगे। और हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं भूल गया था, अभी मैं इसको कवर करूंगा। देखो, अभी जब मैंने आर्थिक सर्वे कराया था तो किसी बच्चे ने पूछा था कि सर यहाँ पर हम अभी तक तो नलकूप से पढ़ लेते सर्वाधिक सिंचाई, और अभी अचानक से नहर कैसे हो गया। देखो, वो मैंने प्रमुख साधन बताए हैं, मैंने ये नहीं कहा है कि इससे सर्वाधिक होती है। अभी जब हम ये सिंचाई वाले चैप्टर में आएंगे, क्योंकि अभी तो एग्रीकल्चर चल रहा है, अभी सिंचाई पढ़ना है, परिवहन पढ़ना है, कुछ क्वेश्चन अब क्योंकि मैं यहाँ से जो कराऊंगा, यहाँ से मैं आपको जो नया अपडेट होगा इकोनॉमी सर्वे में वही चीजें कराऊंगा, क्योंकि पिछली बार कराई हुई क्लासें आपके पास नोट्स बने होंगे। तो अभी सिंचाई वाले चैप्टर में आने दो बच्चों, नलकूप ही सबसे ऊपर होगा, देन नहर वगैरह होगा, ये मैं सब आपको कवर करा दूंगा, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब इसके अलावा देखना जो यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, सर्वाधिक जो यहाँ पे प्रमुख सब्जियां हैं बच्चों, मटर, मूली, फ्रांसबीन और गोभी है। ठीक है, यानी बंद गोभी, ये बहुत एरिया में होती है। ठीक है, देखो प्रमुख सब्जियां राज्य की प्रमुख सब्जियां जो पिछले कुछ समय से यहाँ पे देखी गई हैं। ठीक है, प्रमुख सब्जियां मटर, मूली, इसके अलावा फ्रांसबीन लिख लो, फ्रांसबीन और बंद गोभी। ठीक है, इनका ठीक ठाक प्रोडक्शन होता है। आपने तो ये देखा भी होगा, मतलब आप पहाड़ी इलाकों में जाओ, मैदानी इलाकों में जाओ, लगभग हर जगह आपको मटर लगा ही देते हैं। लोग घरों में भी मटर लगाते हैं, छत में लगा देते हैं गमलों के साथ, देखा होगा आपने। फ्लावर भी लगाते हैं, बगल में कई लोग शिमला मिर्च, बैगन एक ही लगाएंगे, और स्टेटस भी लगाते हैं, आपने देखा होगा। भले ही वो छत में एक ही क्यों ना हो, वो दिखा, मतलब व्हाट्सएप स्टेटस में भी देखा होगा कई लोगों के, बीन्स लगाई होगी तो जिसकी पिक्चर क्लिक करके स्टेटस लगाते हैं। बैगन है, तो वो जो है, जब आप ऐसे ही याद कर सकते हो, जब वो घरों के छत में लगा दे रहे हैं मटर, और वो मतलब गमलों में, तो ये सोचो कि कितना ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता होगा। तो प्रमुख सब्जियां जो हैं, मटर, मूली, फ्रांसबीन और बंद गोभी है। ठीक है, ये यहाँ पे जो प्रमुख सब्जियां राज्य के अंदर होती है। ये कोल्ड चेन की इकाइयां यहाँ पे बच्चों 24 है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वहीं पे आत्मा परमात्मा के पास चली जाती है। ठीक है, कोल्ड चेन इकाइयां 24 हैं, और सर्वाधिक है बच्चों यूएस नगर में। सर्वाधिक कहाँ है? यूएस नगर में है। ठीक है, इन सबसे ज्यादा कोल्ड चेन इकाइयां अगर कहाँ पे पूछता है, वो है यूएस नगर में, और ये यूएस नगर में 16 है बच्चों। इसके अलावा नैनीताल, हरिद्वार और देहरादून में 2-2 है। ठीक है, तो ये यूएस नगर में 16 है, फिर नैनीताल, हरिद्वार, वो दून, इन सब भी देहरादून। ठीक है, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, और यहाँ भी 2 हैं। ये नहीं देखना, हमने ये देखना कि सर्वाधिक कोल्ड चेन इकाइयाँ कहाँ हैं। 24 अपने आप में यूएस नगर में है। ठीक, इसके अलावा जो हिमालय मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ पे की गई है? महुल खेड़ा, काशीपुर में। ठीक है, महुआ खेड़ा लिखो, हिमालयन क्या लिखोगे? मेगा फूड पार्क है। ठीक, यहाँ पे लिख लो हिमालयन मेगा फूड पार्क, ये कहाँ पर है? काशीपुर में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, काशीपुर के ब्रैकेट में आप लोग चाहो तो लिख लो इस पर्टिकुलर जगह का महुआ खेड़ा। ठीक है, महुआ खेड़ा लिख लेना। ठीक है, महुआ खेड़ा, महुआ खेड़ा है। ठीक है, ये कभी कभी पूछता है कि हिमालयन फूड पार्क कहाँ पर है। ठीक, ये था बच्चों। अब देखना, जैसे नेक्स्ट क्लास है आपकी, ये तो आपका ये तक कवर हो ही गया। इसके बाद हो सकता है कि पहले क्रैश कोर्स आ जाए 1-2 क्लासेस, फिर मैं इकोनॉमी सर्वे कराऊंगा। और मैं मतलब कोशिश ये करना कि इकोनॉमी सर्वे पक्का पढ़ के जाना बच्चों। आजकल कोई भरोसा नहीं है कहाँ से, क्योंकि हम लोग बाकी जो बेसिक चीजें सभी वो सब पढ़ रहे हैं। तो एक बार इकोनॉमी सर्वे की क्लासेस को हो जाने दीजिए, फिर हम लोग आगे को देखते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।